आप लोगों ने लगातार देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मन की बात हमेशा करते हैं और लगातार मन की बात 2014 से करते आ रहे हैं कि उन्होंने कभी रोजगार की बात को लेकर हमारे और आपके बीच नहीं है। जबकि अगर चुनावी घोषणा पत्र देखा जाए तो उनमें अन्य सभी मुद्दों के साथ, चाहे 3 तलाक की बात की जाए, 370 की बात की जाए, चाहे नागरिकता की बात की जाए, इन सभी मुद्दों को, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जाए, इन सभी को जिस प्रकार से मैनिफेस्टो में रखा गया, उन सभी को एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से सरकार ने पूरा भी किया और एक एक करके, चाहे राम मंदिर भूमि निर्माण हो, इन सभी अपने वादों पे लगातार उन्होंने बात भी नहीं किया, साथ में उसको जमीन पर उतारा। इन सभी कार्यों की मैं दुर्गेश जायसवाल सराहना करता हूं, लेकिन उन्हीं के मैनिफेस्टो में, उन्हीं के घोषणा पत्र में रोजगार शब्द का भी लगातार जिक्र रहता था। लेकिन वह जिक्र जो रहता था केवल चुनावी यादों, मतलब जो चुनावी वादा रहता था वह चुनावी वादों के उस दामन तले दबकर रह जाता था। जब चुनाव की तारीखें नजदीक आती थी तो बेरोजगार युवा याद आते थे और जैसे ही चुनाव की तारीख खत्म होती थी लोगों को न जाने कैसे यह बेरोजगार युवा भूल जाते थे। रैली करने की बात हो, घोषणा करने की बात हो, नारे लगाने की बात हो, सबसे पहले पूरी दुनिया को हम जैसे बेरोजगार युवा याद आते हैं। लेकिन जब उनकी रैलियां खत्म होती हैं, जब उनका चुनाव खत्म होता है, तो चुनाव खत्म होने के बाद वो न जाने सांसद, विधायक, मंत्री कहां से विलुप्त हो जाते हैं। फिर 5 साल बाद फिर वो पनपते हैं और फिर हमारे बीच आते हैं और हम कहते हैं हम लोकतांत्रिक देश में निवास करते हैं, हमें बोलने की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 का फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन उस फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या मतलब जब इस देश का युवा रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकरें खाएगा। मतलब हमारे देश की 33% युवा ऐसी है, 33% युवा जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, यहां तक कि चाइना के पास भी जो कुल जनसंख्या का 33% से ज्यादा युवा जनरेशन है जो कार्य क्षमता कर सकती है और उनको कार्य में नहीं लगाया जा रहा है। तो मैं माननीय सरकार से, मैं माननीय सरकार के उन सभी आला अधिकारियों से जो हमारे अभिभावक के तौर पर हैं, जिन्हें हम अपनी बातें जिन तक हम रख सकते हैं, क्या हम बेरोजगार केवल वोटर मात्र हैं? क्या हम बेरोजगार केवल नारे देने के मात्र हैं? क्या हम बेरोजगार केवल रैलियों में भीड़ बढ़ाने के लिए? क्या हम बेरोजगार आपसे रोजगार नहीं मांग सकते? क्या इस देश में रोजगार मांगना क्या अपराध है? क्या प्रिंसिपल ऑफ स्टेट नीति निषेध तत्व के सिद्धांत में नहीं कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो अपने देश के युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करे? तो ये रोजगार का सृजन कैसे और कब होगा? हम इन आगामी 10 वर्षों में, एक दशक से जब से हम नौकरी के योग्य हैं, हम नौकरी के जब से योग्यता के पैमाने पर खड़े हुए हैं, तब से ना जाने हमसे केवल फॉर्म आवेदन कराए जाते हैं, परीक्षा के नाम पे हमें सपने दिखाए जाते हैं और ना जाने परीक्षा कब होती है। अगर परीक्षा हो भी जाती है तो फिर पता नहीं कैसे उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है कि न्यायालयों में चुनौती जाती है और उस न्यायालय में चुनौती देने का जो आधार है वो आधार विहीन दिखता है। मतलब कि हम युवा की क्या गलती? हम 69,000 शिक्षक भर्ती की अगर बात करें, हम रेलवे एनटीपीसी की बात करें, रेलवे ग्रुप डी की बात करें, एसएससी की बात करें, अन्य सभी बड़ी भर्तियों की बात करें, उसमें एक बेरोजगार युवा का क्या दोष है? क्या इस देश में फॉर्म भरना अपराध की श्रेणी से देखा जाता है? क्या रोजगार मांगना अपराध की श्रेणी से देखा जाता है? मैं पढ़ा लिखा बेरोजगार, आखिर मैं बेरोजगार क्यों? क्या मेरे पास योग्यता नहीं है? क्या मेरे पास काम नहीं है? या मैं काम करने के योग्य नहीं हूं? आखिर क्या ऐसा कारण है जिस कारण इस देश का युवा बेरोजगार है? क्या आप भी बेरोजगार हैं? क्या आप भी बेरोजगार हैं? क्या आप इस देश के नागरिक होकर क्या अपनी माननीय सरकार से रोजगार नहीं मांग सकते? क्या मेरा अधिकार नहीं है? क्या हमारा दायित्व तो नहीं है? तो फिर सरकार रोजगार मुहैया कैसे कराएगी? और रोजगार के लिए हम सरकार का भी घंटा बजाएंगे और हम उन्हें ये याद दिलाएंगे कि हम चुनावी घोषणा पत्र, हम रैलियों की भीड़ तक सीमित न रहेंगे, हम उससे बाहर जाएंगे। हम अपना अधिकार मांगते हैं, मैं अधिकार मांगता हूं, हम अधिकार मांगते हैं। हमें आप परीक्षाएं कराइए, एक नहीं 10 परीक्षाएं कराइए। हम परीक्षा जब उत्तीर्ण करके आए, हम अगर योग्यता के पैमाने पे आपके खरे उतरे, तब आप हमें रोजगार दीजिए। आप कहते हैं मंच से हमें योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते, तो भैया चुनाव कैसे कराते हैं? लेकिन जब नौकरी की बात आती है तब योग्यता के पैमाने रखते हैं। आप 150 प्रश्न सही नहीं बना पाते और हम जैसे युवाओं पे, इन बेरोजगार युवाओं पे ये प्रश्न उठाते हैं कि उनके पास योग्यता नहीं है। अगर योग्यता नहीं है तो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, इन सभी परीक्षाओं को वो किस प्रकार से उत्तीर्ण करते हुए आप तक पहुंचते हैं? इसका मतलब या तो आपके चयन सिस्टम में गड़बड़ी है,
क्योंकि अब तो हम भी गड़बड़ियां देख लेते हैं, हम योग्य हैं अयोग्य, क्योंकि हम जब आपके योग्यता के पैमाने पर खरे उतर रहे हैं तो फिर आखिर हम अयोग्य कैसे हैं, हमारी योग्यता कहां गई। आप हमारी योग्यता पे प्रश्न उठाते हैं, हम एक दिन अगर आपकी योग्यता पे प्रश्न खड़ा करते हैं, पूरा देश भवंडर मच जाता है, पूरा देश कहता है कि देश का युवा जग रहा है, देश का युवा रोजगार की बात कर रहा है। दुनिया की जितनी भी क्रांतियां हुआ है, जब भी युवा जागता है, जब भी युवा जागता है तो दुनिया में कोई न कोई क्रांति हुई, इसका इतिहास प्रत्यक्ष दर्शन हमें देता है। तो आप क्या चाहते हैं, क्या हम जैसे लोग इस बेरोजगारी की दशा में कहां जाएं? कोरोना के माहौल से हमारा पूरा देश, हमारा पूरा समाज, हमारा राज्य, हमारा जिला, हमारा गांव उससे बाहर नहीं निकल सका और हम बेरोजगारी तले दबते चले जा रहे हैं, निजीकरण होता चला जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन होता चला जा रहा है। तो फिर हम कहते हैं हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। फिर मिक्स्ड इकोनॉमी में इस बेरोजगार की क्या भूमिका है? क्या भारत एक उपभोक्ता है? क्या हमेशा उपभोग करेगा? चाहे जितनी भी कंपनी आती हैं भारत को बाजार के तौर पर देखती हैं। क्या हमारी सरकार भी इन युवाओं को एक बाजार की तरह देखती है? क्या हम केवल बाजार मात्र से केवल सरकार को टैक्स भरने के लिए, क्या हम केवल उनकी झोलियां भरने के लिए, क्या हम रोजगार मांगने का अधिकार नहीं रखते? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को सबसे पहला काम अपने सभी ग्रुप में शेयर करिए, चाहे आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, जहां भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहला काम आप इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक यह पहुंचाएं कि क्या हम योग्य हैं, क्या हम अयोग्य हैं, आखिर मैं बेरोजगार क्यों, आखिर मैं बेरोजगार क्यों? क्या आप भी युवा बेरोजगार हैं? अगर हैं तो क्यों? आखिर क्या ऐसा कारण है कि हमें बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है? क्या हमारे अंदर योग्यता नहीं है? अगर योग्यता है या नहीं, इसका पैमाना क्या है? इस पैमाना का क्या होगा? आखिर हम अपनी कागजी डिग्रियां किस लिए प्राप्त करते हैं, वो डिग्रियां किस काम आएंगी? तो सबसे पहला काम, आप इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर कर दें। हम किसी पार्टी विशेष, व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल इस देश के सरकार से हम वो कह रहे हैं जो उनका दायित्व है, जो हमारा अधिकार है। अगर हम 69 शिक्षक भर्ती की बात करें, आप परीक्षाएं कराते हैं, कहते हैं कि ये परीक्षा जब होगी पहले तो आपको टेट उत्तीर्ण करना होगा, हम टेट देते हैं। टेट की परीक्षा जब सर पर आती है तो कहते हैं कि सबसे पहले आपको मार्कशीट के साथ साथ अपनी मार्कशीट को अटेस्ट करा के ले जाना है। माने बच्चा परीक्षा की तैयारी करे या तो चाहे मार्कशीट अटेस्ट कराने जाए, जब मार्कशीट अटेस्ट करा के जाता है तो परीक्षा में लाइन लगा के परीक्षा कक्ष तक पहुंचकर परीक्षा देकर बाहर निकलता है तो पता चलता है उसको कि मेरिट में है कि मेरिट में नहीं है। फिर अगली परीक्षा देता है, फिर आप कहते हैं कि आइए आप लोग पेपर दीजिए, लड़के को पता नहीं होता कट ऑफ क्या होगा, लेकिन अधिकतम मार्क के लिए परीक्षा देता है। एक दिन बाद कहते हैं कट ऑफ 60-65 है, फिर उसके बाद हम ये मानते थे कट ऑफ 60-65 है, तो भैया अब फिर कट ऑफ 60-65 है, फिर आप गलत उत्तर कुंजी देते हैं, तभी तो चैलेंज हुआ। मतलब आप 150 सही प्रश्न नहीं बना पाते, आप नियम बनाते जाते हैं, हम उस नियम के आगे पीछे भागते जाते हैं, फिर वो कोर्ट में चैलेंज होता है। आखिर ऐसा क्या है कि भारत की, उत्तर प्रदेश की जितनी भी नौकरियां निकलती हैं उन्हें पहले क्यों हमें शरण में जाना पड़ता है माननीय न्यायालय के? ऐसा क्या है? क्या आपके पास कोई इसका हल है कि हम बेरोजगार पहले तो फॉर्म भरने के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, फॉर्म आवेदन किया, फिर कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कोचिंग में किताबें खरीदते हैं, फीस पेमेंट करते हैं, फिर अपनी तैयारी करते हैं, दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, धूप नहीं देखते, हम साइकिल से, घर से, ऑटो से पहुंच के तैयारी करते हैं, परीक्षा देकर आते हैं, सकुशल घर पर लौट कर आते हैं तो पता चलता है 2 साल बाद तो 1 साल बाद रिजल्ट आता है, फिर रिजल्ट आने के बाद पता चलता है अभी मामला कोर्ट में है, तब तक पता चला 4 साल बीत गया। अब बेचारा 4 साल बाद फिर जब अगली वैकेंसी जब पता चला उसका हुआ नहीं हुआ, फिर अगली वैकेंसी की तैयारी करेगा तो 4 साल तो गैप हो गया ना, वो तो पढ़ना भूल गया। तो आप तो कहेंगे योग्यता और अयोग्यता के पैमाने पर ये तो खरा नहीं उतर रहा है, क्योंकि आप तो सरकार है, आप तो हमारे लिए नियम बनाते हैं, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर हम बेरोजगार कहां जाएंगे? हम युवा किसके सामने अपने हाथ फैलाएंगे? अब ये प्रश्न उठता है कि अगर न्यायालय में जो भर्तियां चुनौती होती हैं, ऐसा क्या हो कि हम न्यायालय की शरण में ना जाने पाए? क्या आपके पास इसका कोई हल है? अगर हल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि क्या इस बेरोजगारी से, क्या इस देश की बेरोजगारी से निजात पाने का कोई हल है? आप इस बात को माननीय सरकार तक पहुंचाएं। क्या आपको यह लगता है कि भर्तियां जो सरकार के या न्यायालय के दहलीज पर जाती हैं उसका क्या कोई रास्ता है? जी हाँ, इसका भी रास्ता है। आइए हम उस रास्ते के बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूं। पहले आप बताएं कि आपकी
क्या राय है कि माननीय न्यायालय में प्रदेश की भर्तियां अपनी दस्तक ना दें? आप अपने जवाब कमेंट करके दें, तब तक हम वीडियो को लोगों तक पहुंचा ले रहे हैं। आपको मैंने प्रश्न पूछा है कि क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि जो उत्तर प्रदेश की जो भर्तियां हैं, जो उत्तर प्रदेश की भर्तियां हैं, क्या उन्हें न्यायालय में जाने से रोका जा सकता है? क्या कोई विकल्प है आपके पास? है तो कमेंट करके बताइए। अगर है आपकी नजर में कोई विकल्प हो तो आप कमेंट करके उससे जरूर बताइए और वीडियो को शेयर करिएगा और आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि आर्टिकल 19 कहता है राइट टू स्पीच, क्योंकि हमारे देश में बोलने की जो स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता के तहत हम अपनी बातें लोगों तक पहुंचा देते हैं। एक मिनट रुकिएगा, मैं वीडियो को शेयर कर देता हूं और हो सके तो आप लोग भी शेयर कर दें, वैसे आपकी इच्छा। मुझे नहीं लगता आप शेयर करेंगे, फिलहाल आपको लगेगा कि शेयर करना चाहिए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आपको लग रहा है कि देश की युवा जो बेरोजगारी की दंश झेल रही है उसमें उसका कोई रोल नहीं है, तो आप इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा। ये मेरा ही कर्तव्य नहीं, ये आपका भी कर्तव्य है। चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए हम इस पर भी बात करते हैं। शायद आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि हम किसी भी भर्ती को न्यायालय में जाने से कैसे रोक सकते हैं। जब भी कोई भर्ती की परीक्षा देते हैं तो माननीय न्यायालय की जाती है, चाहे एसएससी की बात करें, चाहे अन्य भर्ती परीक्षा की बात करें, चाहे शाही की बात करें, चाहे शिक्षक भर्ती की बात करें, सभी परीक्षाएं माननीय न्यायालय के पास कैसे जाती है। आइए मैं आपको एक छोटा सा रास्ता बताता हूं, शायद आपको ये पता चले स्पष्ट। इसके पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया था। जब भी कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी हो, जब भी सरकार को कोई भी भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी हो और वह चाहे कि वह भर्ती प्रक्रिया माननीय न्यायालय में लंबित ना हो, उसके लिए जैसे अगर अभी उसे 69,000 शिक्षक भर्ती की वैकेंसी निकालनी है, सबसे पहले वो विज्ञापन निकाले और एक नोटिफिकेशन रहे। वो नोटिफिकेशन सरकार सबके सामने ला दे कि ये प्रारूप है कि आपकी भर्ती 2 महीने के बाद आएगा, और वो जो उसका नोटिफिकेशन होता है उसको लोग पढ़ें और पढ़ने के बाद उसकी जो कमियां हैं उसको मेल के द्वारा सूचित करें। अब माननीय सरकार 15 दिन के अंदर उन मेल को निस्तारित करे और फिर अगला जियो फिर जारी करे और उसमें 15 दिन का समय दे कि इस जियो में कोई कमियां बताएं। फिर उसके बाद मेल ले, अब कमियां कम हो जाएंगी। फिर उसके बाद 3 दिन का समय ले उस मेल को चेक करने के लिए, फिर दोबारा जियो जारी करे और कहे कि 1 हफ्ते तक आप अपनी इसमें कमियां जो भी लगे आप उसे मेल करिए। उसके बाद वो फाइनल जियो, देखिए 1.5 महीने से 2 महीने का समय लगेगा, उसके बाद एक फाइनल जियो जारी करे जिसमें यह रहे कि परीक्षा स्थिति को होगा, विज्ञापन, मूल विज्ञापन जो है वो ये है और उसका रिजल्ट अब आएगा और गलत प्रश्नों का निस्तार इस तारीख को किया जाएगा और आपकी नियुक्ति इस तारीख को दी जाएगी। अगर यह पूरी प्रक्रिया क्रम रहेगी तो फिर वह विज्ञापन कभी भी न्यायालय में चुनौती नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी सारी कमियां सुधारी जा चुकी होंगी। जिन कमियों को लोग क्या करेंगे, उसे न्यायालय में चुनौती देंगे। इस प्रकार जो भी भर्ती प्रक्रिया है वो तय समय में कंप्लीट होंगी और आगामी भर्ती की तैयारी करेंगे। इसमें उन युवाओं को जो भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं, खुदा न खास्ता अगर किसी भर्ती में नहीं हुआ तो अगली भर्ती के लिए उन्हें इस बात का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि अब अगली भर्ती परीक्षा कब होगी, क्योंकि उन्हें यह पता है कि इस भर्ती प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद अगली भर्ती प्रक्रिया कब होगी। मतलब इस देश में अगर आप चाहते हैं कि कोई भी भर्ती माननीय न्यायालय में विचाराधीन ना हो तो वहां पर आप माननीय सरकार जो भी विज्ञापन जारी करे, जो नोटिफिकेशन जारी करे, जो भर्ती का जियो जारी करे, उसका पहले प्रारूप जारी करे। प्रारूप में कमियां तलाशे, उस कमियों को निस्तारित करके दोबारा जियो जारी करे। अब प्रश्न आता है योग्यता और अयोग्यता की। जब भी आप भारतीय कोई भी परीक्षाएं कराते हैं, आखिर उसमें गलत प्रश्न कैसे आ जाते हैं? या तो आप गलत पूछते हैं आपके अधिकारी को, या तो आपके अधिकारी योग्य नहीं है, या तो आप बेरोजगारों को गलत प्रश्न पूछने के बाद, गलत प्रश्न पूछेंगे तो बेरोजगार क्या करेंगे, पैसे देकर पहले तो आपत्ति दर्ज कराएंगे, फिर माननीय न्यायालय के शरण में जाएंगे, तो भर्ती प्रक्रिया लंबित होगी, आपका राजस्व बचेगा। तो मतलब क्या आप राजस्व बचाना चाहते हैं, या भर्ती को लंबा खींचना चाहते हैं, या आपके जो अधिकारी हैं, जो आपके परीक्षक हैं,
क्या वो 150 प्रश्न, 120 प्रश्न, 100 प्रश्न, जितने प्रश्नों की सीरीज होती है, क्या उतना प्रश्न शुद्ध शुद्ध बनाना नहीं जानते? अगर आपको ऐसा लगता है तो किसी भी एक बेरोजगार युवा से कहिए जो दिन रात मेहनत करके तैयार करता है, वो आपको 150 ऐसे प्रश्न दे देगा जो कोई भी न्यायालय उसे चुनौती नहीं दे सकता। यह प्रश्न विवादित या गलत है। मतलब जब देश की ये बेरोजगार युवा आपको ऑथेंटिक प्रश्न दे सकती है, तो मुझे लगता है आप जैसे आला अधिकारी को इस बात पर शर्म करनी चाहिए। ऐसी क्या कमियां रह जाती? क्यों आपके बच्चे परीक्षा में नहीं बैठते? क्या आपके बेटे बेटियां, बहू बेटियां इस परीक्षा में नहीं बैठते? उनके ऊपर क्या बीतती होगी? तो मैं भी, आप भी उस भुक्तभोगी है। अभी भी आप चाहें तो हम जैसे बेरोजगार युवा के लिए एक खुली मन की बात करें, जिसमें एक बेरोजगार युवा आपसे अपनी बात रख सके, आप उसका जवाब दे सके। हम परीक्षा पे चर्चा करते हैं, हम मन की बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं, लेकिन एक बार मोदी जी, एक बार बेरोजगारी पर बात कर ले। मोदी जी, एक बार आप हमारे देश की उन बेरोजगार युवाओं पे बात कर ले जिनकी डिग्रियां नाम मात्र की रह गई हैं और उनके परिवार के लोग गालियां देते हैं। इतना पढ़कर क्या कर रहा है? अगर वो पकोड़े तलेगा, अगर मैं मान लिया कोई नेट जेआरएफ है और वो अगर पकोड़े तलेगा, तो जो गांव के आसपास के लोग हैं अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कि यार वो पीएचडी करके पकोड़े तल रहा है, तो आप क्या करोगे? तो मत पढ़ो। तो क्या देश की साक्षरता दर है उसका क्या होगा? अगर देश की जो साक्षरता दर है उसका क्या होगा अगर जब वो पकोड़े ही तलेगा? अगर उतना पढ़ने लिखने के बाद जब बच्चों को ये समझ में आएगा, तो आगे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, एजुकेशन सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। फिर हम कैसे अपने देश का लोहा मनवाएंगे? मैं मानता हूं आपने जब से 2014 में बहुत से क्रांतिकारी बदलाव लाए, आपने बहुत सारे परिवर्तन किए। हमारे देश की जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी था उसको आपने सुधार किया। जम्मू कश्मीर का एक विवादित मुद्दा था जो देश के लिए नासूर था, उसको आपने खत्म किया। मंदिर बनवाया, झगड़े को खत्म किया। ये सारे काम आपने बड़े किए। 3 तलाक खत्म किया। फिर आपने उन महिलाओं पर अत्याचार को रोका आपने। फिर आप सीए बिल लाया, नागरिकता संशोधन बिल आप लाकर आप अन्य देश से आने वाले शरणार्थियों को, जो बाहर के लोग हैं, आप उन्हें देश के जो योग्य व्यक्ति थे उन्हें नागरिकता देने की बात करी। नागरिकता संशोधन बिल आप लाए, वहां तक तो आपने ठीक किया। लेकिन आप उसी मैनिफेस्टो में, आप उसी घोषणा पत्र में एक बात का जिक्र करते थे, हम आएंगे तो देश की बेरोजगारी कम करेंगे। मैं एक सलाह आपको देना चाहूंगा। मैं एज ए इलेनी दुर्गेश की तरफ से, मैं दुर्गेश जायसवाल, मैं एक सलाह दूंगा। अगर मेरी बातें एक छात्र के तौर पर, एक बेरोजगार के तौर पर, एक युवा के तौर पर आप तक पहुंचे, तो शायद बेरोजगारी कम होने का एक छोटा सा मैं रास्ता दूंगा। और आपके मन में भी कोई यदि ऐसा रास्ता आता है, एक छोटा सा रास्ता कोई आए, तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहला काम, यदि आपको लगता है कि मेरी बातें सही है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, आप अपने सभी ग्रुप में शेयर करिएगा। व्हाट्सएप के स्टेटस से लेकर फेसबुक के स्टेटस पर सभी जगह पोस्ट करिएगा। ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश और यूट्यूब चैनल इलेनी विद दुर्गेश पर दोनों जगह आप लाइव देख पा रहे। आइए हम एक छोटा सा सलाह देते हैं कैसे होगा। जैसे आप देश में, अगर आप देश में 39,000 करोड़ 39,000 करोड़, आप 39,000 करोड़ रुपया मनरेगा जैसी योजनाओं के लिए देते हैं, तो मालिक आप मनरेगा जैसी योजना के लिए जो आप 39,000 करोड़ रुपया देते हैं, उस पैसे को रोकिए। अब क्या करिए, जैसे उत्तर प्रदेश या अलग अलग राज्य में किसी भी प्रदेश को चिन्हित करिए, वहां पर 500 करोड़ रुपए की एक फैक्ट्री डालिए। जब फैक्ट्री आप डालेंगे, जब वहां पर 500 करोड़ रुपए लगाकर वहां पर फैक्ट्री डालेंगे, तो सबसे बड़ा काम होगा, फैक्ट्री बनाने के लिए आप जमीन आपके पास है, जमीन को बनवाने के लिए आपको लेबर चाहिए, तो लेबर को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। अब जब लेबर को रोजगार मिलेगा तो लेबर यहां रहेगा। रहने के लिए क्या होगा? आसपास की जो दुकानें लगेंगी, उनको खाने के लिए, उनको पहनने के लिए। जब कंपनी बनकर तैयार होगी, जब कंपनी बनकर तैयार हो जाएगी, तो उसमें जितने युवा हैं देश के, वो एम्प्लॉय के तौर पर जाएंगे, जो जिस योग्यता के आधार पर है वहां पे जॉब करेगा। जब वहां पर वो जॉब करेगा तो उसकी भी नीडेड बढ़ेंगी, तो उसकी नीडें बढ़ेंगी, तो वो बेरोजगार जो शिक्षित नहीं है, क्योंकि जैसे आप सभी की जॉब लग गई, पता चला 500 करोड़ से बनने वाली एक कंपनी के अंदर काम करने गए। जब आप काम करने के लिए जाएंगे, जब वहां पे एम्प्लॉय बन, मान ली स्टील इस्पात है, तो वहां पर रूम लेंगे, आप रूम के लिए जमीन लेंगे, जमीन को बनवाएंगे, खाने के लिए भोजन लेंगे, किराने की दुकान खुलेगी, पंचर की दुकान पड़ेगी, शेविंग की दुकान खुलेगी, स्कूल खुलेगा, टीचर आएंगे। मानो उस क्षेत्र में एक बड़ा शहर बसेगा और रोजगार का एक बड़ा साधन होगा। साथ ही साथ अगर माना
माना यहां पर आपने मोबाइल कंपनी स्थापित की तो जो यहां से मोबाइल बनकर निकलेगी वो मार्केट में बिकेगी, हो सकता है इंडिया में बिके, फॉरेन में बिके, तो उससे जो फॉरेन करेंसी देश की आएगी वो भी ज्यादा होगी। मतलब हमारे देश के युवा को रोजगार मिला और फॉरेन करेंसी आई। दो बातें, एक तो क्या हुआ, फॉरेन करेंसी देश में आई, या देश की सरकार की भी फायदा हुई, कमाई तो होगा ही, और रोजगार मिला। फिर इसी तरह आप अलग अलग स्टेट में अलग अलग फैक्ट्री डालना शुरू करिए बड़े स्तर पर। तो दो चीजें होंगी, पहली चीजें क्या होंगी कि देश में जो प्रवास करते हैं, जो लोग एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, एक जगह से छोड़कर जो दूसरी जगह पलायन करते हैं, उन पलायन को रुकेगा। जैसे मैं यूपी का हूं तो कुछ लोग कमाने के लिए ज्यादातर दिल्ली, मुंबई, अन्य पंजाब, अन्य जगहों पर जाते हैं। जब उनके अपने ही राज्य में, अपने ही स्टेट में जॉब मिलेगी, अन्य जगह पलायन नहीं करेंगे। तो एक चीज, पलायन रुकेगा। क्यों? क्योंकि आपने मनरेगा जैसे जो योजनाएं चलाई थी उसका भी एकमात्र उद्देश्य ही था पलायन रोकना, रोजगार के साधन मुहैया कराना। तो वो चीजें आप यहां से उपलब्ध कराएंगे। तो आप इस तरह से देश की बेरोजगारी को कम कर सकते हैं और देश की उस युवा जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमटेक कर रहा है, कोई बीटीसी कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन के बाद तैयारी कर रहा है, कोई इंटर के बाद तैयारी कर रहा है, कोई हाई स्कूल के बाद कर रहा है, कोई सुबह जब हमारी आंख खुलती है तो कोई रोड पर दौड़ता हुआ दिखता है, कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है, उन सभी के सपनों को साकार कर सकते हैं। उन सभी के सपनों पर आप अपने पंख के उड़ान ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक छोटी सी नियति चाहिए आपको। जिस तरह आपने अपने सभी काम किए, देश हित के काम किए, आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने देश के फॉरेन डिप्लोमेसी को मजबूत किया, वैसे आप देश की युवा को मजबूत कर सकते हैं, आप उनको रोजगार दिला सकते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं, इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा, अपने सभी साथियों तक पहुंचाइएगा, यूट्यूब, फेसबुक, जहां भी इस वीडियो को देखेगा लोगों को शेयर करिएगा। अगर आपको लगता है मेरी बातें सही हैं या मैंने भी आपको जो अपनी बातें रखी वो सही है कि आप इस आधार पर देश की बेरोजगारी को कम कर सकते हैं, देश की युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, उन सभी को योग्यता के आधार पर रोजगार मिलेगा, चाहे वो जिस कंट्री में हो, चाहे जिस स्टेट में हो, ऐसे देश भी बढ़ेगा। आज चाइना डेवलप हो गया है। हम कहते हैं चाइना डेवलप क्यों हो गया, तो उसके लिए सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जगह रोजगार के साधन जो थे वहां पे क्रिएट किए। तो आप भी अगर देश के अगर रोजगार को क्रिएट करेंगे तो सीधी सी बात है कि आप सभी लोग, हम सभी लोग को हमारे योग्यता के आधार पर रोजगार मिलेगा। तो आप अगर इस बात से सहमत है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिएगा। लेकिन आज देश का युवा आपसे रोजगार मांग रहा है। आज आपके देश का युवा आपसे, आप अभिभावक के तौर पर आपसे अपना दिए गए वोट का एक मूल्य मांग रहा है कि मुझे मेरी योग्यता का मुझे जॉब दीजिए। मुझे आपका भीख दिया हुआ जॉब नहीं चाहिए, आप उस पर प्रतिस्पर्धा कराइए। हम उस पर प्रतिस्पर्धा पर भाग लेने के तैयार है। जैसे आपके चुनाव प्रक्रिया होने के बाद तय समय पर आपके चुनाव के परिणाम आते हैं, हम ये चाहते हैं कि आप भी हमारे लिए, हमारे देश के इस युवा के लिए भी कुछ बेहतर करें। एक बार हमारे लिए भी एक मन की बात करें, हमारे देश के युवाओं के लिए मन की बात करें। यकीनन मानिए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपको अपनी आंखों के पलकों पर बैठा के रखेंगे, क्योंकि हम देश, इतिहास गवाह है कि हमसे बड़ा सहिष्णु कोई नहीं रहा है। हम भारतीय सहिष्णुता के मामले में अपनी मिसाल पूरी दुनिया को दिखाते हैं। तो फिर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हम आपसे बस कुछ मांगते हैं तो वो अपनी योग्यता का एक रोजगार मांगते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि हम उस योग्य हैं तो आप हमें, हमारे लिए, हमारे देश के इस युवा के लिए, हमारे इस युवा पीढ़ी के लिए उनके योग्यता के आधार पर आप नौकरी, आप उनके लिए जॉब जरूर क्रिएट करिएगा। चाहे प्रदेश सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, अधिकारी हैं, आप सभी अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी चीजें हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश राज्य के मुख्यमंत्री, जिस भी राज्य से हैं उन सभी तक पहुंचाइए कि इस तरह हम छीन कर, झपट कर नहीं मांग रहे हैं। बस एक अभिभावक के तौर पर, हम अपने देश के युवा नागरिक के तौर पर, एक शिक्षक, एक बेरोजगार शिक्षक और एक बेरोजगार अभ्यर्थी के तौर पर मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन कर रहा हूं। अगर मेरी बातें आप तक पहुंच रही हो तो इन दो बातों में विचार करिएगा। देश में खुली भर्ती परीक्षा का आयोजन कराइएगा, देश में रोजगार के साधन क्रिएट करिएगा, फॉरेन करेंसी देश में आएगी और बाहर से विदेशी कंपनियां भी इन्वेस्ट करने के लिए आएंगी कि हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ है, जहां पर हमें कह सकते हैं कि हम सभी साथी, हम सभी देश के एक बड़ा बाजार है। और इस बड़ा बाजार में 33% देश की युवा जनसंख्या है, जो देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है। लेकिन उसे उसकी योग्यता के काम पर लगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचाइएगा। बाकी आप क्या कहते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें किसी पर आरोप लगाने के साथ साथ हम इस देश के युवा इस योग्य हैं, हम सरकार को रोजगार के साधन, रोजगार के जो सृजन है उनको भी ठीक हम उन्हें रोजगार की जो साधन है उसको भी बताना हमारा और आपका दायित्व है। कमियां तो किसी व्यक्ति में निकाली जा सकती हैं, लोग भगवान राम को तक नहीं छोड़ते, लेकिन हमें कमियों के साथ साथ उस कमी में क्या सुधार किया जा सकता है, उसके क्या चीजें उसको भी बताइएगा। मैंने जो कहा ये मेरी तरफ सुझाव था, आपकी तरफ सुझाव क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इस देश की बेरोजगारी को कम करने के लिए आपका एक सुझाव क्या है। सभी साथी जिसका सबसे बेहतर सुझाव होगा मैं उस सुझाव को अपने टेलीग्राम पे डालूंगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इलेनी विद दुर्गेश पर, फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश पर। साथ ही मैं ये चाहूंगा देश की बेरोजगारी को कम करने के लिए, इस देश के युवा को रोजगार देने के लिए सरकार क्या क्या हथकंडे अपना सकती है। अगर आप सरकार होते, अगर आप देश के माननीय मुख्यमंत्री, देश के माननीय प्रधानमंत्री होते, आप इस देश के युवाओं के लिए सबसे बेहतर 5 बड़े काम क्या करते या एक बड़ा काम क्या करते, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और हो सके इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।